लाइन ऑफ क्रूजल स्टीफन ब्राकोडा के लिए एक चैलेंज है और वो उसे हर कीमत पर तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। छोटी छोटी जो कोशिशें वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए कर रहा है वो शायद आपके इल्म में हो, लेकिन एक बड़ा मंसूबा ऐसा भी है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप लोगों को अभी कुछ पता नहीं होगा। जोनाथन के मुंह से बेसाख्ता निकला वो क्या? लिजी ने कहा, लाइन ऑफ क्रूजल के अतराफ में बेशुमार आबादियां फैली हुई हैं। दूर दराज इलाकों में भी कबाइलियों की तादाद लाखों से तजावुज करती है। अफ्रीका के इन वहशी और जंगजू कबीलों को इस बात के लिए आमादा किया जा रहा है कि वो लाइन ऑफ क्रूजल के खिलाफ काम करें। स्टीफन ब्राकोडा उन लोगों के दिलों में लाइन ऑफ क्रूजल के लिए नफरत के शोले भड़का रहा है और उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि तमाम कबाइल की बका का दारोमदार इसी पर है कि लाइन ऑफ क्रूजल को तबाह करके गैर मुल्कियों को अपनी सरजमीन से निकाल दिया जाए। इस काम को तमाम कबाइल कौमी फरीजा समझते हुए अंजाम दें। ये लावा आहिस्ता आहिस्ता पकता जा रहा है। लाइन ऑफ क्रूजल के हवाले से कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ ब्राकोडा ही के आदमियों के जरिए होती रहती हैं जो इन कबाइलियों को मुश्तइल करती रहती हैं। इस तरह कबाइलियों के दरमियान काफ़ी नफरत फैल गई है और वो इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिद होकर लाइन ऑफ क्रूजल पर हमला आवर होने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि इन असलहा साज फैक्ट्रियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, जो उनके ख्याल में उन्हें ख़त्म करने के लिए असलहा तैयार कर रही हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लिजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, और मैं जो निहायत इन्हिमाक से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था चौंक पड़ा। मैंने कहा, यकीनन मिस लिजी, मैं पूरी तरह हमतन गोश हूँ। आप अपना बयान जारी रखें। प्रोफेसर ने मेरी तायद में गर्दन हिला दी। लिजी सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, ब्राकोडा निहायत चालाकी और होशियारी से अपने मंसूबे पर अमल पैरा है। कबाइलियों के गिरोह उसके पास आते हैं और वो एक रूहानी पेशवा की हैसियत से उन्हें लाइन ऑफ क्रूजल की तरफ से पहुंचने वाले नुकसानात से आगाह करता है और आइंदा पेश आने वाली तबाही से डराता है। इब्तिदा में उसने यहाँ अपना असर रसूख कायम करने के लिए बहुत काम किया, कबाइलियों को ऐसे ऐसे फ़ायदे पहुँचाए कि बिलाखिर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। खुद बोनिका में उसने नए सरदार सागवन को मुतय्यन किया। सागवन जो एक अताबज़दा शख्स था और जिसे कुर्बानगाह पर मौत के घाट उतारा जा रहा था। जिंदगी पाने के बाद वो भला स्टीफन ब्राकोडा का एहसानमंद क्यों ना होता? यही नहीं बल्कि स्टीफन ब्राकोडा ने रूहानी पेशवा और विच डॉक्टर की हैसियत से सागवन को वो मकाम दिलाया जो उसे कभी हासिल नहीं हो सकता था। सागवन के जरिए उसने बोनिका में ऐसे ऐसे काम कराए जो बोनिका वालों के वहमो गुमान में भी नहीं थे और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि देवताओं का चहीता सागवन ही उनका निजात दहिंदा हो सकता है। खुद सागवन को स्टीफन ब्राकोडा ने इस कदर भड़का दिया है कि वो इस मंसूबाबंदी में सबसे ज्यादा पेश है। दूसरी तरफ उसने लाइन ऑफ क्रूजल में अपने चंद एजेंट भेजकर कुछ तखरीबी कार्रवाइयाँ की हैं ताकि लाइन ऑफ क्रूजल के मुहाफिज और हमदर्द एजेंट वहीं उलझे रहें। उनका दायरा तहकीक लाइन ऑफ क्रूजल की आबादियों से कभी बाहर न निकलने पाए और इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर वो अपना काम कर जाए। लाइन ऑफ क्रूजल में अरब मुहाफिज या उनके हमदर्द मसरूफ़ रहें और उन एजेंटों को ही तलाश करते रहें जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। असल काम तो स्टीफन ब्राकोडा बोनिका में बैठ कर रहा है। ये हैं वो तमाम तफसीलात। वो आतिशी बुत जो बोनिका कबीले के एक चौक में नस्ब किया गया है, अजीब व गरीब सिफ़ात का हामिल है। हर महीने की एक मखसूस रात को वो खुद ब खुद रोशन हो जाता है और उससे शुआएं फूटने लगती हैं। उस रात को कबीले के लोग वहाँ इबादत के लिए आते हैं। यूं समझ लो कि बोनिका अब एक मुक़द्दस मकाम बन चुका है। आसपास के तमाम कबीले उसे एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाइन ऑफ क्रूजल की जानिब से अगर उसके खिलाफ कोई बड़ी फौजी कार्रवाई भी की गई तो वो आसानी से उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिजी के इंकशाफात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। ये काम जिस कदर आसान समझ लिया गया था दर हकीकत उतना आसान नहीं था। स्टीफन ब्राकोडा के बारे में भी मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। वो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक आदमी साबित हुआ था। उसने खुद को यहाँ इस कदर मजबूत कर लिया था कि अब उसके खिलाफ काम करना आसान नहीं रहा था। लेकिन लिजी ने ये तमाम तफसीलात बताकर हमारी जितनी मदद की थी उसका हमारे पास कोई बदल नहीं था। अब गोया हमारा सफ़र एक तरह से रुक गया था क्योंकि हम 4 अफराद स्टीफन ब्राकोडा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस सूरत हाल के पेश नज़र हमें अपनी मज़े का खेज कैफियत का एहसास था। ये भी अच्छी ही बात थी कि स्टीफन ब्राकोडा हमारे बारे में इस गलत फहमी का शिकार था कि हम अपने साथ लोगों का लश्कर लेकर चले हैं। अगर वो इस गलत फहमी का शिकार न होता तो हमें तो वाकई आसानी से किसी भी जगह मारा जा सकता था। हम देर तक खामोश रहे। हर शख्स अपने अपने तौर पर सोच रहा था और उसके बाद हमने लिजी का निहायत खुलूस से शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि अब जबकि उसने स्टीफन ब्राकोडा के बारे में ये मालूमात हमें फराहम कर दी हैं तो उसका अपना प्रोग्राम क्या है। क्या वो स्टीफन ब्राकोडा के पास जाना चाहती है या फिर उसके जहन में कुछ और है?
वो बोली, दरअसल कैनिस अजीबोगरीब हालात का शिकार होकर ब्राकोटा के चुंगल में फंसी थी, और जैसा कि आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से उन लोगों की आलायकार बनी थी, लेकिन मैंने मुजरिमों के इस गिरोह से हमेशा नफरत की है। ये दूसरी बात है कि बेशुमार मौक़ों पर मुझे खुद भी उनके साथ काम करना पड़ा है, लेकिन मेरी दिली आरजू है कि किसी तरह कैनिस को उनके चुंगल से निकाल कर ले जाऊं। अगर आप लोग इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो ये आपका हम दोनों पर एक और एहसान अजीम होगा, वरना मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दीजिए। आखिरी जुमला उसने बड़े ही अफसरदा लहजे में कहा था। मैंने कहा, हम आपसे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं मिस लिज़ी कि आपके इस एहसान के बाद हम सब आपके बेहद ममनून हैं, और आप जो कुछ भी हमसे चाहेंगी उसे पूरा करना हमारा फ़र्ज़ होगा। अगर आप अफ्रीका से निकलना चाहती हैं और किसी ऐसे खित्ते में पनाह लेना चाहती हैं जहां स्टीफन ब्राकोटा की पहुंच आप तक न हो सके, तो आप हमें बताइए, हम आपको वहां पहुंचाने का बंदोबस्त कर देंगे। लिज़ी खामोश निगाहों से मुझे देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे एशिया के किसी हिस्से में आप लोग भिजवा सकते हैं तो मैं महसूस करती हूँ कि वहाँ मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग मज़ीद किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों। मैंने कहा, नहीं मिस लिज़ी, आपके बारे में यकीनन बेहतर अंदाज में सोचा जाएगा। आप ज़रा कैनिस की देखभाल करें, हम लोग आपस में मशवरा करते हैं। वैसे ये जगह तो महफूज है ना? लिज़ी ने कहा, हाँ, अगर मुझसे राब्ता कायम किया जाएगा तो मैं उन्हें किसी गलत रास्ते पर डाल दूंगी। आप लोग इत्मीनान रखिए, मैं आप लोगों का मुकम्मल तौर पर साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम उठ गए। गार के एक दूर उफ्तादा गोशे में बैठकर प्रोफेसर जोनाथन ने मेरी तरफ देखा और फिर फीकी सी हंसी हंस पड़ा। कहिए मिस्टर अली, अब क्या इरादा है आपका? मैंने कहा, बिसात ही पलट गई है मिस्टर जोनाथन। यूं समझ लीजिए कि हमारी खुशकिस्मती ने हमें रास्ते में ही रोक लिया। अगर हम ब्राकोटा के बारे में मालूमात हासिल करते हुए फर्ज कीजिए बोनिका पहुंच जाते तो हमारा क्या हशर होता? प्रोफेसर ने कहा, हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा अपना मशवरा है कि अब जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हम यहाँ से वापस निकल चलें। हमें खुशबख्ती से स्टीफन ब्राकोटा के बारे में ऐसी मालूमात हासिल हो गई हैं जो इंतहाई कारामद हैं, लेकिन इस सिलसिले में हम बाकायदा दूसरों की मदद हासिल किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे बेहतर यही है कि अब वापसी का सफ़र करें और इस सिलसिले में आला हुक्काम को इत्तला दें। मैंने कहा, लाइन ऑफ क्रूजल के सिलसिले में सिर्फ कोई एक तंजीम नहीं बल्कि बेशुमार अरब ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं और उसकी बका चाहते हैं। चुनाचे इस मुश्तरका मसले के हल के लिए मुश्तरका तौर पर ही कोई मिशन तरतीब देना होगा, और ये सब कुछ आसान नहीं होगा। चुनाचे अब इस सिलसिले में असरे नौ गौर करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो अफ्रीकी कबाइल जिनके दिलों में लाइन ऑफ क्रूजल के लिए नफरत डाली गई है, कोई फौरी कार्रवाई नहीं कर सकते। ताहम अगर कोई ऐसी कोशिश की भी गई तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइन ऑफ क्रूजल का आला पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक, हम आपसे 100% मुत्तफिक हैं। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है, वक्त जाया किए बगैर लिज़ी वगैरह की मदद से यहाँ से निकल जाने का बंदोबस्त किया जाए। वैसे क्या आप किसी ऐसे मुख्तसर तरीन रास्ते की निशानदही कर सकते हैं प्रोफेसर, जो हमें जल्द अज जल्द लाइन ऑफ क्रूजल की किसी आबादी तक पहुँचा दे? प्रोफेसर ने कहा, इसके लिए मुझे कुछ काम करना होगा। वैसे लिज़ी से भी गुफ्तगू कर लेते हैं, मुमकिन है वो हमारी रहनुमाई कर सके। थोड़ी देर के बाद हमारी ये मीटिंग बर्खास्त हो गई और एक बार फिर हमें लिज़ी से रुजू करना पड़ा। प्रोफेसर ने उससे दरियाफ्त किया, मिस लिज़ी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ से लाइन ऑफ क्रूजल की करीब तरीन आबादी कौन सी है? वो बोली, जिस इलाके में आप लोग मौजूद हैं प्रोफेसर, यहाँ से लाइन ऑफ क्रूजल की सबसे पहली आबादी भी बहुत फासले पर है, लेकिन हम अगर थोड़े से दुश्वार गुजार रास्ते इख्तियार करें तो हमारा ये सफ़र मुख्तसर हो सकता है। अलबत्ता हमें इस बात का खदशा मुसलसल रहेगा कि वो लोग हमारा पीछा करेंगे, और अगर मैं उनसे राब्ता कायम न कर पाऊँ तो फिर इस सिलसिले में मज़ीद मुश्किलात पेश होंगी। प्रोफेसर ने कहा, तो फिर क्यों ना हम अक्ल से काम लें मिस लिज़ी? वो बोली, वो किस तरह? मैं तो कह चुकी हूँ कि आपसे हर तरह ताउन के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर ने कहा, क्या आप बाकायदा ट्रांसमीटर पर उन लोगों से राब्ता कायम करती हैं? वो बोली, नहीं, लेकिन अगर कोई अहम मसला होता है तो फिर मुझे उनसे रुजू करना होता है। प्रोफेसर ने कहा, तो अभी हमें यहाँ से सफ़र का आगाज़ कर देना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम दुश्वार गुजार रास्ते इख्तियार करें तो हमारा ये सफ़र मुख्तसर हो सकता है। हम कौन सी आबादी तक पहुँच सकते हैं? लिज़ी ने कहा, एक्विन नामी जगह सबसे करीब पड़ेगी। प्रोफेसर बोला, कमाल है, आपको वाकई बेहतरीन मालूमात हासिल हैं। लिज़ी ने कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ स्टीफन ब्राकोटा के लिए काम करने वाले हर फर्द को। प्रोफेसर बोला, तो फिर आप जिस वक्त मुनासिब समझें उनसे राब्ता कायम करके उन्हें इत्तला दें कि हम किस पोजीशन पर हैं। बस उन्हें गलत इत्तलात फराहम करती रहें और इसके लिए मनसूबाबंदी कर ली जाएगी। वो बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर यही ख्याल है तो हमें आराम करने की बजाय सफ़र का आगाज़ कर देना चाहिए।
इस दर्रे से निकलने के बाद हमें एक अजीबो गरीब पहाड़ी सिलसिले से वास्ता पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसे उबूर करने में आसानी से कामयाब हो गए तो उतना सफर पूरा कर लेंगे जितना 5-6 दिन की काविशों के बाद किया जा सकता है। लिज़ी जो कुछ कह रही थी उसमें अब जर्रा बराबर भी झूठ का शायबा नहीं था। इस बात पर भी गौर किया गया था कि कहीं लिज़ी किसी गहरे मंसूबे के तहत हमें गलत रास्ते पर न डाल रही हो, लेकिन अब उसकी गुंजाइश नहीं थी। तमाम तैयारियां आन की आन में मुकम्मल कर ली गईं और उसके बाद हम घोड़ों पर सवार होकर बरकरफ्तारी से उस दर्रे के इख्तिताम की तरफ चल पड़े। मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। दर हकीकत इस बार मुझे अपने इस मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई थी और इस नाकामी का एहसास मेरे जहन के हर गोशे में मौजूद था। स्टीफन ब्राकोडा दर हकीकत ऐसा नरम चारा नहीं था जिसे आसानी से खा लिया जाता। ताहम अब हम एक बड़े राज का इंकिशाफ करने जा रहे थे और ये बहरहाल हमारे शब रोज की मेहनतों और जिद्दोजहद का ही नतीजा था। एक्विन तक का सफर अंदेशों और वसवसों के दरमियान तय हुआ, लेकिन इसी दौरान ये अंदाजा भी हो गया था कि लिज़ी बेपनाह सलाहियतों की मालिक है। अफ्रीका उसे इस तरह अजबर था कि शायद ही किसी अफ्रीकी बाशिंदे को उससे ज्यादा मालूमात हासिल हों। उसके बरक्स कैनिस अल्लड़ तबीयत की मालिक थी और किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेती थी। इसकी वजह शायद उसका बड़ी बहन पर बेपनाह एतमाद था। बड से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी और बड ऐसे मामलात में कमाल रखता था, लेकिन शायद दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हुदूद में ही थी, क्योंकि कैनिस अपनी फितरत के मुताबिक उसे भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। लिज़ी हमारी रहनुमाई करती रही, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर जॉनथन ने उस पर मुकम्मल इन्हिसार न किया। वो अपने तौर पर अपने ज़राए से रास्तों के बारे में अंदाज़ा लगा रहा था और इसी बुनियाद पर लिज़ी पर एतमाद कायम होता जा रहा था। मैं दौरान सफ़र जहां अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था, वहीं जहनी तौर पर लिज़ी के बयान और स्टीफन ब्राकोडा पर भी गौर करता रहा। दिल में वसवसे आते तो अपने आप को ये कहकर मुतमईन कर लेता कि बाहर तौर मैं भी इंसान हूँ और सुपर नेचुरल कुव्वतें नहीं रखता। मुआफिक हालात मुझे कामयाबी अता करते हैं, लेकिन ना मुआफिक हालात भी तो हो सकते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि स्टीफन ब्राकोडा मेरे मुकाबले में चूहा साबित होता। वो ज़बरदस्त तैयारियों के बाद लाइन ऑफ क्रूजल के मुकाबले पर आया था। मैंने ये फैसला भी किया था कि लाइन ऑफ क्रूजल की किसी आबादी तक पहुंचने के बाद ये तमाम सूरत हाल इन लोगों के सामने रख दूंगा और साफ कह दूंगा कि आइंदा हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहा जाए। हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। हर चंद कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के सिलसिले में कोताही नहीं बरत रहा, लेकिन हासिल शुदा मालूमात के तहत मैं तन्हा स्टीफन ब्राकोडा पर काबू नहीं पा सकता था। हमारा ये सफ़र अफ्रीका की दिलचस्प रिवायतों के साथ जारी रहा। वापसी के रास्ते में बहुत से ऐसे वाक़यात भी पेश आए जो परेशानी और दुश्वारी का बायस बने, लेकिन सफ़र जारी रहा। फिर एक दिन मैकनो ने ऐलान किया कि हम एक्विन के करीब हैं। मैकनो का एक्विन से गहरा ताल्लुक था और वो उसके अतराफ में बहुत दूर दूर तक के इलाके पहचानता था। चुनांचे उसने एक आबशार की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो ग्रीन फॉल है। पूर्व जवार के सरसब्ज इलाके का अक्स पहाड़ों से बहते आबशार के ऊपर पड़ता है तो उसका रंग गहरा सब्ज महसूस होता है। आप जरा इस समता कर देखिए। मैकनो का कहना दुरुस्त था। हम सब ने पहाड़ों से गिरते हुए सब्ज पानी को देखा। उसके साथ साथ ही मैकनो ने ये ऐलान किया कि इस आबशार वाले पहाड़ के पीछे एक्विन आबाद है। थोड़ा सा फासला एक दर्रे से गुजर कर तय करना होता है। हमारी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई थी। सब्ज आबशार की हसीन वादी को तय करने के बाद हम दर्रे में पहुंच गए और जब ये दर्रा खत्म हुआ तो हमने प्याला नुमा वादी में एक्विन को आबाद देख लिया। लिज़ी ने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में कामयाब हो गई। एक्विन में दाखिला बड़ा सनसनीखेज था। यहाँ मैकनो हमारा रहबर बना और थोड़ी देर के बाद हम आबादी के एक खूबसूरत मकान में पहुंच गए, जिसके गिर्द मौजूद मुहाफिजों ने तलाशी लिए बगैर हमें अंदर नहीं जाने दिया था और वो तमाम चीजें जो उस वक्त हमारे पास मौजूद थीं मुहाफिजों के कब्जे में पहुंच गई थीं। हमने इस पर तारुज़ नहीं किया। नए अहकामात के तहत हर शख्स को कानून की पाबंदी करना होती थी। चुनांचे सिर्फ जिस्मों पर लिबास ही लेकर हम उस मकान में दाखिल हुए। मैकनो यहाँ काफी असर व रसूख रखता था और ये उसी की कोशिश थी कि बहुत जल्द हमारा राब्ता दूसरी जगहों से कायम हो गया। उस टीम के सरबराह की हैसियत से मुझसे सवाल किया गया कि क्या मैं एक्विन में ही क़याम करूंगा या लाइन ऑफ क्रूजल की किसी और आबादी में जाना चाहूंगा, जिसके जवाब में मैंने कहा कि आगे का सफर अभी नहीं किया जा सकता, ताहम मेरी वापसी की इत्तला मुतल्लिका अफराद को दे दी जाए। सहरा आज़म के इस तवील तरीन और दुश्वार सफर के बाद ये आरामगाह जन्नत महसूस हो रही थी। हमें खाने पीने की बेहतरीन चीजें फराहम की गईं। मैकनो अलबत्ता हमारे साथ नहीं था, जबकि बाकी तमाम अफराद उसी मकान में मौजूद थे। शाम को 7:30 बजे मुझे किसी की आमद की इत्तला मिली और ये बताया गया कि मेरा कोई शिनासा मुझसे मिलना चाहता है।
मैं मकान के बैरूनी हिस्से में निकल आया जहां मुलाकातियों के लिए नशिस्त गाह थी। यहाँ साइका माइलर और मसूद तलहा को देखकर मेरी आंखों में मुसर्रत के चिराग जल उठे। दोनों ही मुझसे लिपट गए। मैंने उनकी इस मोहब्बत का जवाब उसी शफकत से दिया जो किसी बुजुर्ग के दिल में हो सकती है। मेरा हाथ साइका के सर पर पहुंच गया। मैंने मसरूर अंदाज में पूछा, तुम लोग यहाँ? मसूद ने कहा, हमें अफसोस है मिस्टर अली कि हमें आपकी आमद की फौरी इत्तला न मिल सकी। दरअसल मैकनो को भी मालूम नहीं था कि हम लोग एक्वन में रह रहे हैं। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों ने एक्वन में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है? मसूद तलहा ने कहा, हाँ, आबो हवा और कुदरती मनाजिर के लिहाज से एक्वन बेमिसाल है और मेरी बीवी ने इसको अपने मुस्तकिल क़याम के लिए मौजू तसव्वुर किया। साइका माइलर, जिसका इस्लामी नाम आयशा रखा गया था, मुस्कुराते हुए बोली, और अब जब हमें ये मालूम हुआ कि आप एक्वन आए हैं तो हमारे लिए नागुज़ीर हो गया कि आपको एक लम्हा भी कहीं और रहने दिया जाए। चुनाचे आप फौरी तौर पर हमारे साथ चलिए। मैंने मसूद तलहा को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी बीवी को अभी तक सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं दिलाया। आयशा को बताओ कि मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं और तमाम लोगों को तुम्हारी रिहाइश गाह में नहीं रखा जा सकता। मसूद ने कहा, यह बात नहीं है मिस्टर अली, मैं यहाँ इंचार्ज की हैसियत से मुकीम हूँ। मेरी रिहाइश गाह बहुत वसी और अरीज़ है और हम बआसानी आपके तमाम साथियों को अपने यहाँ जगह दे सकते हैं। चुनाचे उन तमाम लोगों को साथ लेकर आप हमारे यहाँ चलिए, हमें दिली मुसरत होगी। मैंने पूछा, मैकनो से बात हुई? मसूद ने कहा, मैंने उससे कह दिया था कि अपनी मसरूफियत से फारिग होने के बाद वो मेरी रिहाइश गाह पर पहुंच जाए। अब उससे मुलाकात और तफसीली बात वहीं हो सकती है। मैंने कहा, तब फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा सामान मुहाफिजों के पास मौजूद है, एहतियात से उस सामान को हासिल कर लो। मसूद तलहा बोला, वो सब कुछ हो जाएगा, आप बस तैयारियां कीजिए। मैंने चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर जोनाथन बट वगैरह को अपने कमरे में बुला लिया। कैनिस और लिजी भी उनमें शामिल थी। मसूद तलहा हम सबको लेकर अपनी रिहाइश गाह की जानिब चल पड़ा। एक पहाड़ी के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत मकान जो लकड़ी के तख्तों और सतूनों से बना हुआ था नजर आया। उसके अतराफ में हसीन सब्ज़ाज़ार था। खूबसूरत फूलों के तख्ते जगह जगह नजर आ रहे थे। उस मकान में मसूद तलहा और आयशा की रिहाइश थी। मकान दर हकीकत बहुत वसी था और मुझे अपने साथियों के साथ यहाँ क़याम में कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। हम लोग मकान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। रात का खाना हम सब ने मिलकर मसूद तलहा और आयशा के साथ खाया। लिजी और कैनिस का तारुफ भी करवा दिया गया। मसूद तलहा ने सबके लिए बेहतरीन आराम का बंदोबस्त किया था और फिर रात को वो दोनों मुझे अगवा करके अपनी नशिस्त गाह में ले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।